हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं मैट्रिक परीक्षा में मैट्रिक 2022-23 की परीक्षा में आने वाले साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इसको नहीं समझ पाइएगा तब तक एग्ज़ाम निकालना बहुत ही परेशानी है। इसको आप अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो समझिए आपका एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर आ सकता है। इसीलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं विक्रम सर स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि आज किस प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं और उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यह जो है वह झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रांची झारखंड के द्वारा दिया गया यह मॉडल सेट है। इसमें 2022-23 का प्रश्न दिया गया है। देखिए, आज का विषय है विज्ञान। इस विज्ञान में आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जा रहा है। कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें सभी विकल्प का चयन करना है और सही चयन करना है। अगर गलत उत्तर दिया जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको गलत उत्तर के लिए नंबर काटे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको गलत उत्तर नहीं देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं, इसका ऑप्शन है सी, अवतल दर्पण। क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध देखिए, फोकस दूरी F बराबर R/2। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच त्रिज्या का जो संबंध है वह क्या है? F बराबर R/2। या नहीं तो हम इसको देख सकते हैं R बराबर 2F। चलिए इसमें से देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कौन सा है? R बराबर F/2। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए तीसरा प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? फिर से एक बार देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो चलिए देखते हैं, इसका उत्तर हमारे पास है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो है हमारा वेग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1 मीटर का बराबर मतलब हो गया कि +1 डाईऑप्टर। तो 1 डाईऑप्टर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है -1D, बी में है 1D, सी में है 2D और डी में है 1.5। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1D। चलिए आगे देखते हैं, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए उसका उत्तर देखते हैं। हमारे पास इसका उत्तर है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, इसमें से क्षमता का मतलब हो गया पावर, तो इसमें से D बराबर 1/f, मतलब P बराबर 1/f होता है। तो 1/f है तो 4D हो गया। तो 4D के लिए हम लिखेंगे, देखिए F जब इधर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा? B, 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 पर आते हैं। 6 में क्या है? वाहन के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन के अग्रद्वीपों में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट्स में, अग्रद्वीप का मतलब हो गया हेडलाइट्स, तो हेडलाइट्स में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये, वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं।
मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब हो गया कि उस जो किसी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, मतलब उसका जो फिगर बन रहा है वह मनुष्य के आँख में किस हिस्सा में बनता है। तो देखिए हम इसे इंग्लिश में रेटिना कहते हैं और हिंदी में इसे दृष्टिपटल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र, देखिए इसमें से बोल रहा है सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र का मतलब हो गया कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मनुष्य के देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मनुष्य के नेत्र की देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न संख्या 9 में, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास है प्रश्न, एक बार फिर से दोहराते हैं। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका ऑप्शन हो, देखिए हमारे पास क्या, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका और पुतली। परंतु हम लोग जानते हैं कि आइरिस जो है वह हमारे आँख में उपस्थित पुतली को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुतली, डी। देखिए ऑप्शन में तो हमारा आइरिस दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। पुतली जो है वह हमारे आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति, इसमें से पूछ रहा है प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि रेटिना में इसका जो है वह प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में जब प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना में अगर इसका प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना में बनने के बाद इसका प्रतिबिंब जो है वह उल्टा बनता है। और जब भी उल्टा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अगर यह उल्टा बनता है तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे रेटिना में जब भी इसका प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 11। तो 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। इसे फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो हम इसमें से देखते हैं कि किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा, यह जो है वह किसकी इकाई होता है, ये होता है शक्ति की इकाई। किसकी इकाई होता है, शक्ति की इकाई। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये 1 किलोवाट घंटा जो है वह निम्न में से किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कूलाम्ब किसका एसआई मात्रक है। हमारे पास बोल रहा है कि कूलाम्ब किसका एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब। तो हम इसमें से देख सकते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। और कूलाम्ब को हम सी से इंडिकेट किया जाता है और क्यू से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कूलाम्ब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये। चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस 13 में क्या है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है वह एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदल देती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में अगर बदल सकती है तो वह कौन सी, किस में परिवर्तित कर सकती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है, किसमें परिवर्तित करेगी, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। देखिए इसमें से क्या होता है, मोटर में विद्युत जाता है उसके बाद अंदर जाकर के समाप्त हो जाता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 14 में, जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए इसमें से हम देखते हैं जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जल जब टूटता है तो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो जब टूटता है तो नया उत्पाद बनाता है। जो टूट रहा है, हम समझ सकते हैं जो टूट रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, टूटने की अभिक्रिया को हम पहले से समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। फिर से देखिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है, सॉरी किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? हम इसमें से देखते हैं Cu प्लस H2, अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O अभिक्रिया करके इसमें से अभिक्रिया जब कर रहा है तो किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें से किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि H2 और H2O ये उपचयन हो गया और CuO प्लस Cu अपचयन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन हम इसमें से पूछ रहा है उपचयन कौन हो रहा है। तो देखिए H2 जो है वह उपचयित होकर के Cu बना रहा है। तो इस प्रकार से उपचयन किसका हो रहा है? तो हाइड्रोजन का। किसका उपचयन हो रहा है? हाइड्रोजन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यहाँ जो चित्र दिया गया है इस चित्र में किस प्रकार की, तो देखिए इसमें से एक परखनली दिया हुआ है, एक धागा दिया हुआ है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन हम देखते हैं कि CuSO4 और इसमें से एक लोहे की कील को इसी में डाला गया है। तो हम समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन मतलब CuSO4 और जो है वह रिएक्ट करता है तो किस में बनाता है? और इसके साथ में लोहे की कील है, CuSO4 और लोहे की कील दोनों का इसमें मिला दिया गया है। तो लोहे की कील का हो जाएगा Fe और CuSO4। तो दोनों में से कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहे की कील को अगर डुबा करके रखते हैं तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 17 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? इसमें से हम क्वेश्चन पूछ रहा है प्राकृतिक में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक मतलब हो गया, देखिए एक ऐसा सूचक जो अम्ल और क्षारक को दर्शाता है। तो अम्ल और क्षारक को दर्शाने वाला इसमें से एक प्राकृतिक सूचक के रूप में अगर देखेंगे तो हमारा कौन आ जाएगा? लिटमस पत्र। कौन आ जाएगा? लिटमस पत्र। इस प्रकार से 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किस विलयन का pH मान 10 है? किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए हम लोग देखते हैं कि pH स्केल में 0 से लेकर के 7 तक का मान जो होता है वह क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से अधिक का मान होता है, 14 तक का मान जो होता है मतलब 7 to 14 जो होता है वह क्षार होता है। तो हमारे पास 7 से अधिक है मतलब 10 है, तो 10 जो है वह pH स्केल में अगर शो कर रहा है तो इसमें से क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखने से पहले वीडियो को स्किप कभी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। वीडियो को जब तक पूरा समाप्त नहीं होता है तब तक एंड तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि 40 का 40 क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से आपको सॉल्व करने में आसानी हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार का। यह चित्र जो है वो मतलब इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रकार का चित्र में क्या सूचित करता है? तो देखिए ऑप्शन है हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। नहीं, ये ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इस चिन्ह के लिए हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। नहीं, इस चिन्ह के लिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। अम्ल से तो बिल्कुल हाथ नहीं धोना चाहिए भाई। अगर अम्ल से हाथ धोते हैं तो हाथ रहेगा ही नहीं, इतना हैवी एसिड होता है इसमें, इतना हैवी एसिड पाया जाता है खास करके इस प्रकार की चेतावनी में। जब यहाँ देख रहे हैं कि लोहे की कील को गला सकता है तो हमारा हाथ क्या है? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले कार्बन का चेतावनी चिन्ह दिया गया। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। हम देख रहे हैं कि इसमें से जो चिन्ह में दिया दर्शाया गया है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। किस प्रकार का अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इसमें से क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे अधातु बोल रहा है न कि धातु। अगर धातु रहता तो पारा हो जाता, लेकिन हमारे पास तो धातु नहीं है इसलिए हमारे पास क्या है? अधातु। तो कमरे के तापमान पर एक ऐसा अधातु जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा धातु है? अधातु है ब्रोमीन। कौन सा अधातु है? ब्रोमीन। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब हमारे पास क्वेश्चन है अग्निशामक बनाने में के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का तो नहीं होता, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaH, देखिए NaHCl तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा किस प्रकार का है, देखिए सोडियम Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, अग्निशामक बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें इस प्रकार की परेशानी का मतलब हमारे टोटल जो है वो वीडियो, न्यू वीडियो और अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं हम लोग। 13 में हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है। तो हम किस आधार पर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बना हुआ। देखिए परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हम इसमें से देखते हैं सबसे अधिक अभिक्रिया, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील का मतलब हो गया जो बहुत तेजी से मतलब अभिक्रिया करता हो। तो सबसे अधिक जो है वो पोटेशियम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सोडियम भी है लेकिन पोटेशियम के बाद आता है। तो आगे पढ़ते हैं 25, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक एलिमेंट्स या कंपाउंड को क्या कहा जाता है। देखिए जो प्राकृतिक में जो पाया जा रहा है या हमारी ज़मीन में या भूपर पट्टी में जो पाया जाता है उसमें से जो तत्व या यौगिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इसमें से पाया जाने वाला क्या पदार्थ है, खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में क्या पाया जाता है, अल्कोहल। तो जिसमें अल्कोहल पाया जाएगा उसी में ना प्रोपेनॉल आ जाएगा। तो इसमें अधिक अभिक्रियाशील समूह कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल। कौन सी हो जाएगा, अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ये। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं, क्या नहीं होता है, इसमें ये नहीं पूछा होता है, पूछ रहे हैं क्या नहीं होता है। तो जल का टूटना ये तो होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं, ये नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से मुक्त नहीं होता है, उसमें उपयोग होता है। चलिए 28 में देखते हैं, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है। तो देखिए जाइलम जो है वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है और फ्लोएम जो है वह पत्ता से हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो हम इसमें से देखते हैं केवल ऊपर से नीचे की ओर, तो केवल नीचे की ओर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वृक्क की संरचना वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब वृक्क के अंदर का भाग को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। तो इसमें से हमारे पास कोशिका तो होगा नहीं, वृक्क होगा। क्या हो जाएगा, वृक्क। न्यूरॉन तो होगा नहीं और डायलिसिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट, देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। तो वृक्क, देखिए इसमें से क्या होता है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। इसमें से कोशिका जो होगा नहीं। एक है ब्रिक, इसमें होना चाहिए ब्रिक कानू, लेकिन ऑप्शन में ब्रिक कानू नहीं दिया हुआ है, ब्रिक दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें न्यूरॉन तो होगा नहीं। और डायलिसिस किसको कहते हैं, जो मतलब आर्टिफिशियली जब बनाया जाता है, आर्टिफिशियली किडनी जो होता है, ब्रिक होता है, उसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस भी नहीं होगा, न्यूरॉन भी नहीं होगा, कोशिका भी नहीं होगा। इसमें से लिखना चाहिए ब्रिक कानू, लेकिन ब्रिक कानू नहीं लिख करके ब्रिक लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ देखते हैं, 30। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबेरेलिन, एथिलीन और साइटोकिनिन। तो पर आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, एथिलीन। एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, देखिए ऑप्शन है हमारे पास अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, विरेचन द्वारा और पिट्यूटरी द्वारा। तो देखिए एस्ट्रोजन जो है वह महिलाओं में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है। तो महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, तो श्योर है कि वह महिलाओं का एक जनन अंग होता है, जिससे वह प्राप्त हो, मतलब स्रावित हो सकता है। तो महिलाओं का जनन अंग कौन सा है, अंडाशय। तो अंडाशय द्वारा जो है एस्ट्रोजन का स्रावन किया जाता है, यह मतलब होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। संलयन का मतलब हो गया इसमें से निषेचन होना। तो देख जायगोट कैसे बनता है, वही बोल रहा है इसमें से। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया गया है, ये आपका जो है वो एक चित्र दिया हुआ है। यह जो है वो हाइड्रा का चित्र है। हाइड्रा का चित्र में यहाँ पे पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। देखिए यह हमारा जनन चैप्टर से दिया गया है, तो कौन सा जनन हो रहा है, तो जनन कौन सा हो रहा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा में इस जगह से जो कट करके एक नया पदार्थ का उत्पन्न होता है, मतलब नया जीव बनता है, तो हम इसे कहते हैं मुकुलन। तो इसमें से हाइड्रा में क्या हो रहा है, मुकुलन। कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन। ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, मुकुलन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास क्या है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है। तो देखिए इसमें से समजात अंग तो है ही नहीं, अवशेषी भी नहीं है, जीवाश्म भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी, असमजात अंग। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वह क्या है, असमजात अंग। देखिए बनावट तो एक जैसा है, उड़ने में भी सहायता करता है, इसलिए इसे क्या नाम क्या दिया, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 35। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो सब पढ़े हैं, तो कौन सा पौधा था, मटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन है, तो घास। जो उत्पादक के रूप में आता है वो क्या होता है, घास। तो घास जो है वह उत्पादक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव जो होते हैं वह किस में आते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर में नहीं आते हैं, आते हैं द्वितीय पोषी स्तर में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला जो गैस होता है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह हमारे ओजोन परत को बेहतरीन रूप से बर्बाद कर देता है, इतना बेहतर बर्बाद करता है कहना नहीं। तो इसीलिए इसका उपयोग जो है बहुत कम हम लोगों को करना चाहिए। जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इन सब का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि उन फ्रिज से अत्यधिक मात्रा में CFC गैस उत्पन्न होती है। इसीलिए CFC जो है वह बहुत ही खतरनाक रूप से समझ सकते हैं कि ओजोन परत को बर्बाद कर देती है। तो ओजोन को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सूर्य से निकलने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं, जितनी भी नुकसानदायक किरणें हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुँचेगी, तो यहाँ के जीव जंतु जो है वह क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, इसमें से ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है, देखिए लकड़ी तो है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, और नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए।
पवन ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा ऑप्शन नंबर ये। चलिए देखिए, इस प्रकार से आज हमारा ये सेट जो है वह कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए जो इस चैनल पे नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और बेहतर वीडियो के लिए, आने वाले अपडेटेड वीडियो के लिए आपके साथ हम बने रहेंगे हमेशा, और आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस हो गया होगा या फॉल्ट हो गया होगा तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।